बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, अन्न को जहर हो जाने से। नमस्कार, सरोकार कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं भारती आनंद। दर्शकों, वन हमारी बहुउपयोगी संपदा है। जब हम वनों की उपयोगिता की बात करते हैं तो वनों से हमें जलाने के लिए लकड़ी प्राप्त होती है, पशुओं के लिए चारा मिलता है, विभिन्न गुणों से भरपूर औषधि जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं और इमारती लकड़ी, और वहीं सबसे ज़्यादा उपयोगी महत्वपूर्ण प्राणवायु, जी हाँ, ऑक्सीजन हमें मिलती है। जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो पूरी पृथ्वी पर एकमात्र पेड़ पौधे ही ऐसे संपदा हमारे पास है जो ऑक्सीजन का उत्सर्जन करती है और जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो पूरा एक महीना, जिसकी शुरुआत 16 जुलाई से होती है, हरेला पर्व के रूप में हम मनाते हैं, जो कि पूरी तरह से पेड़ पौधों को समर्पित है। वहीं वनों की उपयोगिता को देखते हुए उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में साल 1997-98 में पितृदेव वन आंदोलन की अवधारणा की शुरुआत हुई और इसी विषय पर परिचर्चा के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जो लोग, उनसे चलिए मुलाकात करते हैं और इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरी बाईं ओर हैं भुवन नौटियाल जी, जो कि पितृदेव वन आंदोलन के संयोजक हैं। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। मैती आंदोलन के प्रणेता पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जी हमारे साथ हैं और आपका भी सर कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मुंदौली गांव के पितृदेव वन आंदोलन के अध्यक्ष श्री पूरण सिंह बिष्ट जी हमारे साथ हैं। साथ ही पर्यावरण के क्षेत्र में विगत कई वर्षों से काम कर रहे पर्यावरण प्रेमी और शिक्षक सत्येंद्र भंडारी जी हमारे साथ हैं। आप सभी का आज की परिचर्चा में हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले मैं भुवन नौटियाल जी से ही बात करना चाहूँगी कि पितृदेव वन की जो अवधारणा है उसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई और आपके मन में क्यों ये विचार आया कि इस तरह का कोई वन विकसित होना चाहिए? उत्तराखंड में जो रूपकुंड मार्ग है नंदा देवी राजजात का, उसमें एक मुंदौली गांव है जी। वहाँ पर हम लोग 40 वर्ष पहले गए थे और बुजुर्गों ने बताया कि मुंदौली गांव में जो लोग बे औलाद होते थे उनके नाम पर वहाँ पर पितरों का एक वन लगाया गया जी, जिसमें उसके नीचे अगर वो राम सिंह उनका नाम था तो राम सिंह का चौरा नाम से आज भी वो प्रचलित है नाम। उसी से हमने प्रेरणा ली सब लोगों ने, जो सब हम लोग यहाँ बैठे हैं, और हमने विचार किया कि इस भावना को आगे बढ़ाया जाए। इस बीच उत्तराखंड में जगह जगह स्मृति बने कुछ लोगों के नाम पर, लेकिन 1998 में हमने ये विचार किया कि हम अपने अपने गांव में गांव के सारे पितरों के नाम पर वृक्षारोपण करें और वो वृक्षारोपण एक गांव का एक संरक्षित वन होगा जी। वो ऐसे स्थान पर होगा जो हमारी जो पितृकुड़ियाँ हैं गांव की, उसके आसपास जल स्रोत भी हैं, तो जल को बचाने के लिए, प्राणी वायु को बचाने के लिए और एक संरक्षित वन की भावना को, क्योंकि अकेला एक वन होगा, जैसे कि हमारे पहाड़ में जो नौले हैं, धारे हैं, मंदिर हैं, उसके पास जो पेड़ हैं वो नहीं काटते उसको, तो इसी तरह से जो पितृवन होगा ये गांव का संरक्षित वन होगा, इस पर कोई औजार नहीं लगाएगा। तो इस तरह से इस भावना को से हमने इसको आगे बढ़ाने का काम किया जी। तो क्या कोई विशेष समय आपने इसके लिए रखा है या किसी भी टाइम आप पेड़ पौधे लगाने की बात करते हैं? इसके लिए एक विशेष टाइम ये है कि हर वर्ष पितृ पक्ष होता है 15 दिन का, 16 दिन का, और उसमें हर गांव हर घर में श्राद्ध होते हैं। तो हमने ये कहा कि उसको जिस दिन जिस घर का श्राद्ध होगा वो वृक्ष को भी लगाएंगे। तो इस दिशा में फिर ये हुआ कि पितृ विसर्जन के दिन सामूहिक रूप से लगाएंगे, ताकि जो जिनके कोई घर गांव में नहीं, क्योंकि पलायन बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम एक सामूहिक रूप से इसे वृक्षारोपण करेंगे। इस वर्ष 18 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष है, और कल ही हम इस प्रदेश के वन मंत्री जी को मिले, हमने उनसे आग्रह किया कि इसका शुभारंभ पूरे राज्य में हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी और वन मंत्री जी अपने अपने गांव में पितृपक्ष में इस अपने गांव के पितरों के नाम पर इस वृक्ष को लगाएं। तो उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। तो उम्मीद है कि ये देवभूमि उत्तराखंड का आंदोलन, पितृवन का आंदोलन पूरे देश में फैलेगा और पर्यावरण की दिशा में एक मजबूती लाएगा।
जी बिल्कुल। और अब हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जी हैं, मैती आंदोलन के प्रणेता, और मैती आंदोलन ने अपने आप में एक आशातीत सफलता प्राप्त की है। लेकिन सर आज भी जब हम देखते हैं ना, तो ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने है। और सिर्फ देहरादून में ही नहीं, इस बार हमने पहाड़ों पर भी देखा है कि गर्मी जो है रिकॉर्ड दर्ज जो वह दर्ज हुई है। कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है। कहीं ना कहीं एक प्रश्न हमारे सामने है, कितना विकास कितना विनाश, क्या कहना चाहेंगे? ये चिंता का विषय है। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन के स्पष्ट संकेत आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा समस्या, चुनौती हमारे लिए है। हमें अगर बहुत जल्दी हम लोगों ने इसमें कदम नहीं बढ़ाया तो बड़ी मुश्किल हमारे सामने हो जाएगी। क्योंकि अभी जिस तरह से हमारे शहरों में, विशेषकर देहरादून की मैं बात करता हूँ, जो कि अच्छे मौसम के लिए जाना जाता था, यहाँ का तापक्रम भी इस समय 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा है, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और यहाँ के लोग हाँफने लगे थे। अब चिंता है लोगों को कि वास्तव में जिस तरह से हमारी प्रकृति हमें संकेत दे रही है और इसके अनुरूप अगर हम चले नहीं तो हम आने वाले समय में हमारी पीढ़ी को बहुत ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ेगा। तो ये जो संकेत आ रहे हैं जलवायु परिवर्तन हैं, ये मानव जनित हैं। हम लोगों ने ही खुद इन पहाड़ों को, इन नदियों को, इन अपने प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाया है और हम नुकसान पहुंचाते हुए चले आ रहे हैं। अब जाके हमें पता लग रहा है कि ये कितनी कीमती चीज़ है। अगर हम अपने जंगलों को बचाए होते तो आज हमारे पास पानी का संकट नहीं होता, हम अपने खेतों को बचाए होते तो आज खाद्य का संकट हमारे सामने नहीं होता। ये सारे जो संकट आ रहे हैं ये हम लोगों ने ही पैदा किए हैं। तो अब इस दिशा में काम करना ज़रूरी है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं अगर हम सकारात्मक कदम अभी से बढ़ाना शुरू कर दें। जंगल कम हो रहे हैं, नदियों में पानी घट रहा है, ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं और हमारे खेत जो हैं कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो रहे हैं। ये सब चीज़ों को लेकर के हमें अब नई पीढ़ी को जागृत करना पड़ेगा। और अगर हमने हरेला जैसे इस त्योहारों को, पितृबंध जैसे त्योहारों को अगर हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आने वाले समय में हमें बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी है कि हमारी आने वाली संतानें अभी से ज़मीन से जुड़ें, पेड़ की महत्ता को समझें, अपने पर्यावरण के साथ अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाने की वो करें। क्योंकि हम पहाड़ के रहने वाले लोग हैं, देवभूमि के रहने वाले लोग हैं और संस्कृति और प्रकृति का हमारा जो समन्वय है ये सदियों से रहा है। और इसलिए हम इस प्रकृति के साथ हम अपने देवताओं को जोड़ते हैं, इनमें अपने देवताओं के दर्शन करते हैं। प्रकृति ही, उत्तराखंड को प्रकृति भूमि कहा जाता है, अरण्य भूमि कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है कि ये हरी भरी धरती रही है और हमारे पास इतना बड़ा हिमालय, पानी का टावर हमारे पास है, पानी हमारे पास है, ऑक्सीजन हमारे पास है, हमारे पास हरी भरी धरती हमारे पास है। तो ये सब चीज़ों से हम भरपूर हैं, इनकी हमें अब सुरक्षा करनी होगी और इन त्योहारों को सकारात्मक रूप देना पड़ेगा। बिल्कुल। और सुरक्षा की बात जब हम कर रहे हैं तो इस आंदोलन की परिचर्चा आज हम कर रहे हैं। पितृदेव वन आंदोलन, वहाँ की शुरुआत मुंदौली गांव से हुई है और पूरन सिंह बिष्ट जी हमारे साथ है। तो हम वहाँ के वन के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से स्थापित हुआ पितृदेव वन? जी ये पितृदेव वन जो वहाँ पे है, हमें ये अपने पितरों के माध्यम से हमें एक विरासत के रूप में मिला है, जिसका 100 साल पहले से भी वहाँ पे विद्यमान है। और नौटियाल जी ने जो 97-98 से इसको फिर पुनर्जागृत किया है। और हमारे पितृ लोग जो हमारे जैसे बताया कि जिनकी संतानें नहीं होती थी या जो लोग ऐसे थे जो विशेष थे, उन्होंने अपने नाम से चौरे, वृक्ष या कुछ ऐसी चीज़ें की, तो उनको उसी नामों से आज भी जाना जाता है। ये अवधारणा जो थी कि मेरे ख्याल से जब कोई भी आंदोलन नहीं था पर्यावरण के प्रति जागरूक होने के लिए, तब से ये 100 साल से भी पहले से ये अवधारणा उन लोगों के मन में थी और उन्होंने इसको पितृ या पितृकोड़ी के नाम से इसको पहले दिया था। लेकिन इसका नाम अभी नौटियाल जी ने पितृदेव वन के नाम से हम इसको विकसित कर रहे हैं। और हमारे पास जो पितृवन अभी हैं वो बहुत सशक्त हैं। उन्होंने जो अपनी आवश्यकता के अनुसार बांज, बुरांस और जैसे मकान में यूज़ होने वाले लकड़ी, उस हिसाब से उन्होंने अपने पितृवनों को डेवलप किया था और साथ ही साथ उनको ऐसे संरक्षित किया जिसको कि वो काटा न जाए,
कभी भी मतलब जैसे कुछ कहते हैं जैसे पीपल नहीं काटते हैं, तो उन्होंने ऐसे वृक्ष लगाए जो देवदार के लगाए, सुराई के लगाए, जिनको काटते बहुत कम है और वो संरक्षित भी रहते हैं और पर्यावरण के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। इसी क्रम में हम पिछले 2-3 सालों से इस पितृदेव वन के अवधारणा को लेके पितृ पक्ष में या उसके आसपास जो भी जिस व्यक्ति को जैसे भी सुविधाजनक होता है, तो हम लोग वृक्षारोपण करते हैं, समय समय पर उसका अवलोकन भी कराते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग पितृदेव वन में पर्टिकुलर डेट को ही वृक्ष रोपित किया जाए। हमारा रहता है कि जो जिस सीजन का वृक्ष है उस सीजन में हम उसको रोपित करें। हाँ। अब जैसे कोई कहता है पितृदेव वन में हमारे किसी का कोई नहीं है, श्राद्ध नहीं हो पाता है, तो उसके जब वो डेथ हो जाती है, उसके 13वीं या जो भी वो होता है, उसके भी रूप में उस पितृदेव वन में अपना नाम से या उसके जो पीछे से हैं उनके जो पुत्र जो भी हैं रिलेटिव, वो पितृदेव वन के लिए उस पितृदेव वन में अपने उनके नाम से वृक्ष रोपित करते हैं। अभी भी उसके लिए हम विस्तार देना चाह रहे हैं। जैसे नौटियाल जी ने बताया कि मंत्री जी से मिले थे, हम भी अपनी तरफ से जो वहाँ के पुराने पेड़ हैं उनकी आयु की भी गणना के लिए भी लगे हुए हैं कि उनके कार्बन डेटिंग या किसी तरह से भी उनकी लगे, तो एक निश्चित समय हमें भी पता लग जाएगा कि ये कब से था और कितना पुराना है और आने वाले समय में हम इसको कितना और पीछे ले जा सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ हम सत्येंद्र भंडारी के पास जाना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, विगत कई वर्षों से आप वन विकसित कर रहे हैं और आपको उसमें सफलता भी प्राप्त हुई। हम ये बात भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या आपने जैव विविधता का भी ध्यान रखा है इन वनों को रोपित करते हुए? जी मैम, जैव विविधता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैव विविधता रहेगी तो जीवन रहेगा। इसके तहत हमने निराली धाराकोट में अपने 10 हेक्टेयर में फलदार पौधों का, औषधीय पौधों का रोपण किया आदरणीय मंगेश घिल्डियाल जी के सौजन्य से। और त्रिफला वन हमने बनाया। त्रिफला वन में भी कम से कम 6000 से ऊपर पौधे हैं और उनकी जीवित प्रतिशतता लगभग 80 और मोर देन 80 है। एक गधेरा है जिसको हम भौसारी गधेरा कहते हैं। तो पहले वहाँ बहुत पानी था और पानी धीरे धीरे कम हो गया। जल स्रोत हमारे जो धारे हैं, जो मंगरे हैं, उनमें पहले पर्याप्त पानी रहता था, अब वो धीरे धीरे कम हो गए। तो मैंने 2019 में हमारे तत्कालीन जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल जी से निवेदन किया कि सर ऐसी स्थिति है, वहाँ पानी अब बहुत कम हो गया, पहले पानी था बहुत ज़्यादा। तो सर ने उसमें बहुत सहयोग किया और आज लगभग 8 गाँव की 10 समितियाँ उसमें काम कर रही हैं। उसमें हमने चाल खाल खंतियाँ, वर्षा के पानी को रोकने के लिए चाल खाल खंतियाँ बनाई। वहाँ बांध के बहुत हमने पौधे लगाए, वो सब पौधे उसमें लगा रहे हैं। वो भौसारी से लेकर के मतलब आगर से पहाड़ की चोटी से लेकर के और गंगा जी के किनारे तक हमने उसको जहाँ जहाँ जो गांव थे उनमें लगाया। और लगभग मैंने पूरे उसमें लगभग 1 लाख के आसपास पौधे लगा दिए और आज उसकी जीवित प्रतिशतता जो है एग्रीगेट 75 के आसपास है। पिछले साल हमने पितृदेव वन के तहत कोडगी में 500 पौधे धारा के आसपास लगाए थे और हमने उसको पितृदेव के नाम से संरक्षित किया, इसलिए कि लोगों की भावनाएं जुड़े, लोग स्वेच्छा से आएं और अपने पितरों के नाम से वहाँ अपना एक पौधा लगाएं और उसका संरक्षण करें। तो इस प्रकार की जो अन्वेषण है इनको हमको बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। और आपने जैसे कहा कि बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने से बेहतर है कि जो पेड़ पौधे आपने लगाए हैं वो कितने संरक्षित रह पाते हैं, कितने बढ़ पाते हैं। तो आपने जो फलदार वृक्ष लगाए, क्या उनमें फल आना शुरू हुए? जी मैम, सबसे पहले तो मैं अपनी स्कूल की बात करूँ। बेसिकली मैं प्राइमरी एजुकेशन में हूँ, तो मैंने अपनी स्कूल में बच्चों के नाम से पौधे लगाए। अच्छा। आज वहाँ पे 181 पौधे हैं और हर बार आप जिस भी मौसम में जाएंगे वहाँ अमरूद आपको मिलेगा ही मिलेगा। बच्चे अमरूद खाते हैं, पक्षियाँ उसके फलों का रसास्वादन करती हैं और इवन देन पक्षियों ने उसमें घर बनाए, तो घर बनाए और बच्चे उसको देख भी रहे हैं। पक्षी आ रही है, घोंसला बना रही है और मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो दोनों जुड़वा। तो और उसमें फिर हमने पक्षियों के घर बनाए और उसके बाद हमने जंगलों में जो निराली धारकोट की मैं बात कर रहा था, वो जैव विविधता के लिए हमने वहाँ आम लगाए, अमरूद लगाए, आंवला लगाए
और 10 अर्जुनारिस्ट लगाया, तमाम से औषधीय पौधे हमने उसमें लगाए और आज वो पौधे मैक्सिमम बिल्कुल 7-8 फीट के हो गए और आंवला जैसा उसमें है तो वो फल देने लग गया है, आम उसमें फल देने लग गया, अमरूद उसमें फल देने लग तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जब जिस काम के लिए हमने पेड़ लगाए वो हमें फल भी देने लगा। और जैसे आपने कहा कि हमारी धार्मिक जो मान्यताएं हैं उनसे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और भुवन जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं जब हम पितरों की बात करते हैं, अपने पूर्वजों की बात करते हैं, तो हमें इसलिए भी हम पूछते हैं कि वो हमें अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे सिर पर रखें। तो क्या इसी भावना के साथ हर व्यक्ति को इस अभियान से जुड़ना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना चाहिए। और ये हमारे शास्त्रों में भी है कि पितृदेवो भव, हमारे पितृ को देवताओं का स्थान दिया गया है। और पितृ ऋण से और पितृदोष से मुक्ति के लिए एक सजीव श्रद्धांजलि है, जीवंत श्रद्धांजलि है पितृवन। तो उसको उसके माध्यम से हम उनको श्रद्धांजलि भी देंगे, अपने गांव के पर्यावरण की रक्षा भी करेंगे। इसलिए ये पितृवन में हमारा सहयोग, और कहीं ना कहीं हम अटैच हो पाएंगे अपनी भावनाओं से, अपने पितरों के साथ, अपने पितरों से हम अटैच हो पाएंगे। और ये निरंतर हमारी चिंता रहेगी कि जो पेड़ हमने पितरों के नाम से लगाए, हम तो ये भी कह रहे हैं कि अपने पितरों के नाम भी लिखें उसमें। अच्छा। और उसकी निराई गुड़ाई या खाद देने का काम, दूसरा काम वो भी करें। जी, वाकई जल है तो जीवन है, जंगल है तो जल है, जंगल है तो मिट्टी है। तो हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कल्याण सिंह रावत जी से कि कितने उपयोगी है वन। जिस तरह से वनों का कटान हुआ है, अभी हमने देखा है पर्वतीय क्षेत्रों में इस बरसात के मौसम में, जहाँ हम जून की गर्मी में पहाड़ों से मिलने जाते हैं, बरसात के मौसम से पहाड़ हमसे मिलने आ जाते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, जल तो जीवन है और बिना जल के कुछ भी नहीं है। और आज हम पहाड़ के रहने वाले, हिमालय के रहने वाले लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। कारण यही रहा है कि हमने या तो ढंग से अपने हिमालय की रक्षा नहीं की या अपने जंगलों की देखरेख नहीं की। हम ज़्यादा अपने भौतिक संसाधनों की तरफ बढ़ते गए और अपने प्राकृतिक संसाधनों की हमने कहीं ना कहीं लापरवाही की है। तो आज ज़रूरत है कि अगर हमें पानी चाहिए तो हमें जंगल भी बनाने होंगे। हमारे पूर्वजों ने इतने खूबसूरत जंगल बना करके हमें सौंपे हैं। आज गांव में जाते हैं, हम बड़े बड़े पेड़ों के फल खाते हैं, वो हमारे पूर्वजों के लगाए हुए हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम आने वाले समय में अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए फल तैयार करें, पेड़ तैयार करें। तो वो पेड़ तभी लगेंगे कि जब हम इत्मीनान से इस धरती पर पेड़ रोपेंगे। हम 10-12 पेड़ ना लगाएं, हम एक पेड़ भी लगाते हैं, इत्मीनान से लगाते हैं और उसकी अच्छी देखभाल करते हैं, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस तरह से इन पहाड़ों के हरियाली को बचाने का काम किया जाना चाहिए। हमारे खूबसूरत बुग्याल हैं, हमारे जड़ी बूटी के भंडार हैं, हमको प्रकृति ने क्या नहीं दिया है। आज हम कहते हैं कि ये प्रकृति में तो हम मेहमान बन करके आए हैं इस पृथ्वी पर, और ये सारे पेड़ पौधों के हम मेहमान हैं, ये हमें सब कुछ देते हैं। हमें समझना होगा कि पेड़ कितने लाभप्रद हमारे लिए हैं। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, पानी देते हैं, भोजन देते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने किस तरह से हमारे साथ संबंध बनाए हैं। एक पेड़ को ले लीजिए, जैसे पेड़ हमको ऑक्सीजन देते हैं, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जैसे अभी आप कह रहे थे। तो कितना बढ़िया उन्होंने तारतम्य बनाया है कि हम लोगों को ऑक्सीजन देती है, तो ऑक्सीजन भारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भारी होती है, वो नीचे रहती है, जिस ताकि हम ऑक्सीजन ले सकें। कार्बन डाइऑक्साइड हल्की होती है, ऊपर चले जाती है, ताकि पेड़ पौधे उनको ले सकें। प्रकृति ने ये व्यवस्था बनाई है, हमें इस व्यवस्था का आदर करना चाहिए। जो भी हमारे प्राकृतिक नियम बने हैं, ये कहीं ना कहीं बने हैं। आज उत्तराखंड में देख लीजिए, हमारे जो जंगल बने हैं उसे हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं। आज हम उनका उपभोग कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने वनों को बचाने के लिए कई, हमारे उत्तराखंड में जाएंगे, परंपराएं हैं, देवताओं के नाम पर वन बनाए गए हैं। आप पुंगराव वैली में चले जाएंगे, बागेश्वर की तरफ, पिथौरागढ़ की तरफ, तो कोटगाड़ी मंदिर में जो भी जाता है पहले एक देवता के नाम पर एक वन सुरक्षित कर देता है, कोई उसको काटता नहीं है। दूनागिरी में भी ऐसा ही है। इस तरह से वनों के बनाने में हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए नए नए वो दिए हैं, हमें उनका आज उपयोग करना चाहिए। अगर पितृवन की बात कर रहे हैं तो पितरों का आज हमें आशीर्वाद मिले। आज देखिए हमारे लोग सारे पलायन कर रहे हैं, गांव सारे खाली हो चुके हैं। अगर हम पितृ बनाएंगे तो इसकी तरफ, अपने पितरों की तरफ लोग आएंगे। हमारे गांव परिवार में जो आज विघटन हो रहा है, पिता माता और बच्चों के बीच में एक दरार पड़ी हुई है, इसको कौन पाटेगा?
यही तो हैं जो छोटे छोटे संस्कार हैं, छोटे छोटे हमारे संस्कृति हम फिर से जोड़ने का काम करेंगे। हम पितरों को सम्मान देना अपने बच्चों को सिखाएंगे कि बेटा ये तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पिताजी का नाम का पेड़ है। आज गांव में जाइए, हमारे पुराने कहते हैं कि हमारे दादा का लगाया गया पेड़ है, हम उसके नीचे हमारी महिलाएं बैठ करके छाया का आनंद लेती हैं। ये जो हमारे परदादा का लगाया गया पेड़ है, वो उनकी निशानी आज हमारे पास हैं। तो इस तरह की निशानियां हम अपने आने वाले बच्चों के लिए भी छोड़ें कि हम भी इस धरती पे आए थे, ये पेड़ हमने लगाए हैं, तो ये आपके लिए एक सौगात के रूप में हम तुम्हें दे रहे हैं। ये सब कुछ तभी बचेगा पर्यावरण जब हमारे अंदर प्रकृति को बचाने का भाव पैदा होगा। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कि प्रकृति ने जो व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था को हमें भी कायम रखना है। और जब आज हम देखते हैं तो पर्यावरण जो प्रदूषण है एक बड़ी समस्या हमारे सामने दिखाई देती है। तो मैं जी से जानना चाहूँगी कि आप तो प्लास्टिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्यरत रहे, तो पर्यावरण के लिए प्लास्टिक कितना ज़्यादा खतरनाक है? पर्यावरण के लिए प्लास्टिक आज इतना खतरा है, मानव के लिए तो है ही है जी, ये कैंसर कारक है जी, और पर्यावरण के लिए उससे ज़्यादा है, क्योंकि पर्यावरण से ही अवसित होके ये हमारे बॉडी में, पानी में जाता है। अभी हम लोग, मेरे ख्याल से मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, यदि देहरादून या सिटीज़ के लोगों के बॉडी का ब्लड टेस्ट सैंपल किया जाए तो मैक्सिमम माइक्रो प्लास्टिक लोगों की बॉडियों में मिलेंगे। वो क्यों कारण? क्योंकि हम लोग डायरेक्ट तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो यही कारण है कि वो पेड़ों के उससे, फलों से या जो भी अनाज हम खाते हैं उसके माध्यम से हमारी बॉडी में जा रहा है। लेकिन जब तक हम पेड़ों को नहीं लगाएंगे और प्लास्टिक पे रोक नहीं लगाएंगे तब तक तो संभव नहीं है कि हम लोग इसको रोक पाएँ। और ये कैंसर कारक भी है। आज बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारे लोग हैं कि प्लास्टिक पे रोक लगाओ, प्लास्टिक पे ये करो, लेकिन बहुत अभी भी इस पे कुछ काम नहीं हो रहा है। तो इस पे काम करने की बहुत जरूरत है। प्लास्टिक के बारे में ये भी कहा जाता है ना तो सड़ता है ना गलता बिल्कुल, है, बिल्कुल। जला दो तो भी इसकी मुसीबत ही सामने आती है। जला दो तो फिर वो एटमॉस्फेरिक कार्बन को और जनरेट करता है, वो और ज्यादा मुश्किल कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि हमें इसके उपयोग से बचना प्लास्टिक का तो उपयोग ही नहीं होगा तो बचा जा सकता है, या ऊपर से ही सरकार बैन कर दे तो यही अल्टरनेट है इसका। बाकी कोई भी नहीं है कि आप प्लास्टिक से जितना बच सकते हो उतना बेहतर है। आज प्लास्टिक की पैकिंग आ रही, आज कह रहे हैं कि इतने माइक्रोन तक आपको वो है, लेकिन वो भी कोई कारगर नहीं है। और वो पैक्ड फूड भी कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। पैक्ड फूड तो मेरे हिसाब से लेना ही नहीं चाहिए। आज उसकी तरफ जा रहे हैं। पैक्ड फूड में भी कहीं ना कहीं आप प्रिजर्वेटर डाल रहे हैं। प्रिजर्वेटर जो है कि बहुत ही हार्मफुल है और मेरे ख्याल से कहना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा वो है, कंट्रोवर्शियल है। बिल्कुल, और आपकी बात एकदम सही है। मैं सत्येंद्र जी के पास आना चाहूँगी, और क्योंकि आप बच्चों के बीच में काम करते हैं, पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं, तो कहीं ना कहीं संस्कार के रूप में बच्चों में ये गुण आना चाहिए कि पेड़ हमारे लिए कितने लाभकारी हैं। क्या कहते हैं? इसी के तहत हमने अपने, जैसे ही हमारे स्कूल में बच्चों का प्रवेश होता है कक्षा 1 में, तो हम बच्चों के नाम से उनके पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ सब मिल करके एक पौधा लगाते हैं। 5 साल तक, जब तक वो मेरे पास रहता है, हमारे विद्यालय में रहता है, वो उसकी देखभाल करता है, निराई गुड़ाई करता है, उसको पानी कब चाहिए, क्या चाहिए, उसमें नई पत्तियां कब आती हैं, उसकी पत्तियों का कलर क्या है। तो ये सारी चीज़ें वो इन 5 सालों में देखता रहता है। वो ये भी देखता है कि पहले वालों ने जो पौधे लगाए थे, सीनियर क्लास वालों ने जो पौधे लगाए थे, आज वो फल देने लग गए और उनके लगाए हुए फलों को आज हम खा रहे हैं, पक्षियां खा रही हैं और बंदर इत्यादि खा रहे हैं। तो जो पौधे हम लगाएंगे निश्चित रूप से वो उनको, हमको और जानवरों को, जंगली जानवरों को बहुतायत मात्रा में मिलेगी। तो पेड़ों के जो लगाने की है, मैं स्कूलों से ही उसकी ज़्यादा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारी स्कूलों में ही है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो आओ करके सीखें, विज्ञान में हम लोगों ने बचपन में पढ़ा, तो वो इस बात को प्रूफ भी करती है कि जब बच्चे पौधे लगाएंगे, खुद उसको उगते हुए देखेंगे, तो एक परिवर्तन उनके सामने आएगा। बिल्कुल, बच्चे, मैं आपको बताऊं कि बच्चे पूरा जानते हैं कि बच्चों, जैसे आम में फ्लावरिंग कब होती है या संतरे में फ्लावरिंग कब होती है, उसका फल कब तैयार हो जाता है, या फूलों की फुलवारियाँ हैं हमारे पास, प्रत्येक बच्चे के नाम से कम 150 के आसपास मेरे पास फूलों के गमले हैं। तो बच्चे देखते हैं कि फूल फूल कौन कौन से होते हैं, तो और उन फूलों में कौन कौन से रंग
सकते हैं। तो एक तो पढ़ाने की बात नहीं है कि कौन कौन से फल होते हैं, बच्चे फल देखते ही जी उनको देखते हैं। फूलों के रंग क्या क्या है वो फूलों को देख करके ही लाल है, पीला है, समझ जाते हैं। और रटाने वाली जो पद्धति है वहाँ से हटकर वो सीखने वाली पद्धति में आ जाते हैं। तो भुवन जी के पास मैं यहाँ पर आना चाहूँगी क्योंकि पितृदेव वन आंदोलन के संयोजक हैं आप, तो इसका विस्तार आप किस तरह से करना चाहेंगे? इसका विस्तार हम भी इस तरह से करना चाहते हैं कि इस प्रदेश का हर गांव उसका अपना पितृवन हो जी, और उसमें वहाँ की वन पंचायत, वहाँ की गांव पंचायत से मिलके स्थान निश्चित हो और उसको हम एक सरकारी योजना के बजाय इसको जन आंदोलन के रूप में लाना चाहते हैं कि स्वेच्छा से लोग आगे हैं और सरकारें भी प्लांट्स को उपलब्ध कराने में मदद करेगी, दूसरा काम करेगी। और इसके बाद जब, क्योंकि हम एक देवभूमि राज्य हैं और देवभूमि के कंसेप्ट में हम इसको देवभूमि के बजाय दूसरे प्रदेशों में भी ये आंदोलन जाएगा जी, निश्चित रूप से, और एक पर्यावरण के लिए एक सुलभ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं पर मैं कल्याण सिंह रावत जी से भी जानना चाहूँगी कि मैती आंदोलन तो आपने चलाया, साथ में आप पितृदेव वन आंदोलन से भी जुड़े हैं, तो कितने लोग आपसे जुड़ चुके हैं अब तक? ये मैती आंदोलन एक भावनात्मक आंदोलन था जी, और इसमें यही हमने किया था कि हम लाखों पेड़ ना लगाएं, हम एक पेड़ को इत्मीनान से लगाएं। बिल्कुल। और इसलिए मैंने इसको शादी से जोड़ा था कि एक बेटी का अपने माँ से जो रिश्ता होता है, हर समय माँ के साथ बेटी चलती है जी, और सहायता करती है, लेकिन जिस दिन उस बेटी की शादी होती है सबसे ज़्यादा दुख माँ को होता है। तो माँ के प्यार और दुख को मैंने इस पेड़ से जोड़ा था कि जब बेटी विदा होगी तो एक पेड़ लगा करके जाएगी, और जब चले जाएगी तो उसके पेड़ को अगर कोई नहीं बचाएगा तो उसकी माँ ज़रूर बचाएगी, अपनी बेटी के पेड़ को कभी सूखने नहीं देगी। ये भाव थे और वही भाव इसमें बने, और जितने भी पेड़ लगे वो 100% सुरक्षित रहे। आज हम 10 लाख से अधिक शादी में पेड़ लगा चुके हैं, 5-6 हमने वन बनाए हैं शहीदों के नाम पर। जब कारगिल में जो लोग शहीद हुए थे, शहीद वन बनाए हमने जो हमारे उत्तराखंड के जो शहीद हुए थे उनके नाम पर भी वन बनाए हैं, पितृदेव के नाम से भी वन बनाए हैं, इधर गौरा देवी जी के नाम पर भी वन बनाए हैं। तो कई वनों का हमने विस्तार किया है, ग्वालदम से लेकर अपने उत्तराखंड के कई जगहों पर, और कई मेले भी हमने इसमें शुरू किए हैं, पर्यावरण मेले। जैसे हमने वहाँ पर नंदासेन में भी है, उधर असेठ सिमली में भी एक मेला था, बागेश्वर की तरफ एक मेला शुरू किया ताकि लोग मेले में भी आकर के पर्यावरण की बात कर सकें। और ये जब तक हम भावनाओं से लोगों को नहीं जोड़ेंगे तब तक पेड़ जिंदा नहीं रह सकते हैं। ये हरेला कार्यक्रम हम मना रहे हैं, मेरा और कहीं ना कहीं हमारी जो भावनाएं वो जुड़ी होनी चाहिए। तो बिस जी क्या कहते हैं आप, जब तक भावनाएं नहीं जुड़ेंगी तब तक आप किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे? नहीं कर सकते। और यही सबसे बड़ी बात है कि आज जो हम हरेला कार्यक्रम मना रहे हैं ये केवल एक दिन के लिए ना हो, हमारा हर दिन हरेला हो, क्योंकि तभी ये प्रकृति बच सकती है। आज जितना नुकसान हमने प्रकृति को किया है, अगर हम जिंदगी भर भी पेड़ लगाते रहेंगे उस नुकसान को हम भरपाई नहीं कर सकते। तो बिस जी हम यहाँ पर आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपके गांव के लोग किस तरह से जुड़ते हैं इस वन आंदोलन से? बिल्कुल संक्षिप्त में ये बात क्या है? बिल्कुल हमें ये करना चाहिए, जैसे प्लेन में पीपल का पेड़ कहते हैं कि पीपल को नहीं काटते हैं, तो उसी भावना को लेके हमें पैया एक पेड़ है हमारा, पैया के पेड़ को भी वहाँ हम बहुत सुरक्षित मानते हैं और बहुत मेरे ख्याल से ऑफ सीजन फ्लावरिंग आती है उसकी। हमें पैया के पेड़ को ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। और अभी हमारे लोग काफ़ी प्लान कर चुके हैं, खेत बंजर पड़े हुए हैं, उन्हीं आप वन में न जाएँ, वन पंचायत में न जाए, अपने खेत में ही 2 या 4 या जितने क्षमता अनुसार अपने पितरों के नाम पे जो भी आप कह सकते हैं बिल्कुल और उसको बढ़ाया जाए। तो वो सबसे ज़्यादा उसमें संरक्षित भी होगा और उसका विकास भी होगा और सुरक्षित भी रहेगा। बिल्कुल, और लोग जब उससे जुड़े रहेंगे तो आपसे जानना चाहूँगी भंडारी जी की बच्चे भी जुड़ रहे हैं, क्या उनके पेरेंट्स भी जुड़ पा रहे हैं? बिल्कुल, बच्चों में भी जो उत्साह बच्चों में मैंने देखा वही उत्साह बच्चों के पेरेंट्स में जी। बच्चों के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि मेरे बच्चे के नाम से पौधा लग गया, उनके नाम से तख्ती लगाते हैं, तो बच्चों के पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं। वो गोबर और वो लाने का काम करते हैं और एक कंपटीशन भी होता है कि किसका पौधा इन विगत 5 सालों में बड़ा हुआ और अच्छा स्वस्थ रहा, तो हम ऐसे भी प्रतियोगिता चाहते हैं। तो आज के इस परिचर्चा में दर्शकों हमारे साथ पितृदेव वन आंदोलन के संयोजक भुवन नौटियाल जी, मैती आंदोलन के प्रणेता पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जी, पितृदेव वन आंदोलन मुंदौली गांव के अध्यक्ष श्री पूरण सिंह बिस जी और पर्यावरण प्रेमी शिक्षक श्री सत्येंद्र भंडारी जी, आप सभी का इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
दर्शकों, वन है तो जीवन है और इस बात से हम सभी को समझना होगा, इस बात पर हम सभी को अमल करना होगा। अगली किसी ऐसी ही परिचर्चा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।